नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश कोर का सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ एक मिस प्रिंट हुआ है, आपका जो है कोर की जगह पे यहाँ पे इलेक्टिव लिख दिया गया, लेकिन ये जो पूरा मॉडल पेपर है आपका कोर है। काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था और इसमें जो जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं वो कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड दिए हुए हैं। उसके बाद इससे पता चलता है ये इंग्लिश कोर का है, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट करके लिख दिया गया इंग्लिश इलेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग को अब डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये किस का है, इंग्लिश इलेक्टिव का है या इंग्लिश कोर का है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि ये जो सेट है आपका इंग्लिश कोर का ही है। ठीक है, इसे मिसप्रिंट करके जो है यहाँ पे इलेक्टिव लिख दिया गया। अब दोस्तों, हम लोग आगे जान लेते हैं कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन करें, जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी इंग्लिश कोर का जो है सेट 1 और सेट 4 सॉल्व किया है। एज इट इज सेम इंग्लिश कोर का जो है सेट 2 भी आप लोगों के डिमांड पर इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है आपको इस पैसेज से खोजकर आंसर्स लिखना है। मैंने पिछले 2 वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरह से आपको आंसर्स खोजना है। ठीक है, अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, किस तरह से आप जो है पैसेज से डायरेक्ट आंसर्स खोज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। हालांकि जो है दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। 2-3 बार आप रीड करोगे तो जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद वो लाइंस मिलते जाएंगे और आपका आंसर्स आपके सामने होगा। तो ये जो है आप लोग के लिए सबसे इजी दिया गया है इस सेट में आंसर्स में से। ठीक है, जितने भी अभी तक जो इंग्लिश कोर का सेट दिया गया उस सेट में से सबसे इजी सेट है सेट 2। तो इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसका जो है पीडीएफ आप सबके साथ शेयर भी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसे सॉल्व भी कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग पैसेज को रीड कर लीजिएगा। पैसेज बात करता है दोस्तों, आपका जो एक आदमी है जो एडवेंचर को पसंद करता है, वो किस तरह से अपनी समस्याओं से जूझता है, किस तरह से वो उस समस्या से निकल पाता है, उसके बारे में इस पर बात किया गया। तो हम लोग डायरेक्ट इस पर आंसर्स देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन पे पूछा गया व्हाट हैड द मैन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइलैंड। ठीक है, यानी उस आदमी ने द्वीप के चट्टानी तट पर क्या डाला था। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन पर। तो द्वीप आइलैंड किसको बोलते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा आइलैंड किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, ऐसा स्थान जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उस आदमी ने द्वीप के चट्टान तट पर क्या डाला था। ठीक है, तो यहां पे आप पैसेज जब पढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बोट। ठीक है, क्या डाला गया, तो वहां पे बोट डाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं व्हाट हैड इंपल्स द मैन टू विजिट द आइलैंड। ठीक है, यानी पूछा गया है किस बात ने उस व्यक्ति को द्वीप पर जाने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला जो पैसेज के अकॉर्डिंग उसमें क्या थी, सबसे पहला जो है उसमें जिज्ञासा था, सिंपल क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा होना। ठीक है, और दूसरा जो है उसे क्या पसंद था, उसे काफी ज्यादा एडवेंचर पसंद था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सर्च फूड जो होगा ये पैसेज में इसमें बात नहीं किया गया सर्च फूड को लेकर। तो 2 चीज जो है आपको पैसेज में देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो उसमें जिज्ञासा था, सिंपल क्यूरियोसिटी था, और दूसरा जो है उसे एडवेंचर पसंद था, जिसके कारण ही जो है वो द्वीप पर जाने के लिए प्रेरित हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं व्हेन डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड। ठीक है, तो वो आइलैंड के लिए कब रवाना हुआ। तो ऑप्शन ए दिया गया इन द इवनिंग, ऑप्शन बी दिया गया इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी दिया गया एट द मिडनाइट, ऑप्शन डी दिया गया एट नून। तो दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इन द मॉर्निंग। वह सुबह सुबह ही जो है द्वीप के लिए रवाना हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 द मैन कुड टेस्ट सॉल्ट ऑन हिज लिप्स एज द फाइन सी स्प्रे रोज अप एंड फील एंड हिज टीथ वेयर चैटरिंग विथ। ठीक है, मतलब क्या पूछा गया, यहाँ पे आदमी अपने होठों पर नमक का स्वाद चख सकता था क्योंकि बढ़िया समुद्री स्प्रे ऊपर उठा और गिर गया और उसके दांत जो है क्या करने लगा, कपकपाने लगा। ठीक है, डैश से कपकपाने लगा। तो किससे कपकपाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोल्ड। ठीक है, ठंड से कपकपाने लगा था। ठीक, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के क्या पूछा गया है, 5 पे पूछा गया वेयर डिड द मैन स्टॉप टू रीजन हिज ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया आपका, पूछा गया आदमी अपनी सांस को जो है वापस पाने के लिए कहाँ रुका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय अ ट्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया देख सकते हैं चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोर्स्ड व्हिच मींस सेम एज इन द पैसेज। ठीक है,
तो यहाँ पे फोर्स्ड का जो है सेम मीनिंग पूछा गया पैसेज के अकॉर्डिंग, क्या हो सकता है मिलता जुलता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंपल्ड। इंपल्ड का मतलब होता है आपका उत्तेजित करना, प्रेरित करना, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता ये शब्द है, ठीक। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। आप लोग जो है पैसेज को जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है क्या कि किसी भी जो 5 सेट दिया गया उसमें से कोई भी पैसेज आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पूरी 100% नहीं, काफी ज्यादा चांसेस बन जाता है कि आपका 5 सेट में से कोई ना कोई एक पैसेज हो सकता है। तो कृपया करके आप लोग पैसेज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस पर अलग से वीडियो भी लाऊंगा कि किस तरह से आप पैसेज से आंसर्स भी खोज सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी एज यूज्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो चॉपी के जैसा मिलता जुलता वर्ड पूछा गया है आपका इस पैसेज के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रफ, ठीक है। चलिए और एक पैसेज दिया गया है 8 से 12, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ के आपसे 8 से 12 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पैसेज को भी पढ़ लीजिएगा, काफी इजी जो है पैसेज है, आपको वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसी को जो है आपको पहले इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उसको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको पैसेज को रीड करना है, तो आपको आंसर्स खोजने में ज्यादा सुविधा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया है वेयर आर द कोकोनट्स ग्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं किस प्रकार के जगह पे कोकोनट ज्यादा ग्रो करते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन्स पे जो है आपका कोकोनट ग्रो करते हैं, ठीक है। पैसेज में भी दिया गया और ऐसे भी जनरल नॉलेज के हिसाब से आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया, व्हाट डज द वर्ड कोको मीन, ठीक है। तो कोको का मीन पूछा गया है, तो कोको का मीन इसमें क्या बताया गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका स्कल हेड, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी जो होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहां पे आप किस पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन डी पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों देख सकते हैं यहां पे क्या दिया गया, व्हिच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग, ठीक है। तो किस पार्ट को जो है आप लोग जो है खाना पकाने के लिए और फ्लेवर के लिए आप लोग यूज करते हैं, फ्लेवर डालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, खाना में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा मीट में, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 11 नंबर पे, द कोकोनट अर्न द निक नेम घोस्ट बिकॉज, किस कारण से इसका जो है नाम भूत पड़ा। घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 11 का हो जाएगा इट रिजेंबल्स अ फेस, ठीक है। उसका जो कोकोनट का जो स्ट्रक्चर देखिएगा, उसका जो फेस है उस घोस्ट के जैसा रिजेंबल करता है फेस, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, उसका निक नाम जो पैसेज के अंतर्गत जो दिया गया है, इसका निक नेम दिया गया आपका क्या, घोस्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे बोला गया है चूज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो जब भी आप किसी पैसेज का टाइटल खोजिएगा तो एक चीज याद रखिएगा, टाइटल वही होता है जो वर्ड आपको बार बार रिपीट देखने को मिले। तो दोस्तों आप जब पूरा पैसेज को पढ़िएगा तो आपको बार बार कौन सा वर्ड दिखाई मिलेगा, कोकोनट, कोकोनट, ठीक है। कोकोनट इज ए फ्रूट, कोकोनट, यहाँ पे सब जगह ज्यादातर आपको क्या दिखाई मिलेगा, कोकोनट वर्ड ही ज्यादा आपको दिखाई मिलेगा। तो उससे मिलता जुलता वर्ड जो है आपको खोजना है। देखिए कितने जगह पे कोकोनट लिखा हुआ है, ठीक है। कोकोनट इज अ, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जो कोकोनट से मिलता जुलता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कोकोनट ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस में डाउट हो तो जितने बार जिस शब्द का बार बार किसी पैसेज में यूज होता है तो उसी पैसेज से उसको जो है टाइटल को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। याद रखिएगा जो वर्ड बार बार पैसेज में आता हो, ठीक है, उसी से उसका जो है टाइटल को निकाला जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आगे भी आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा और वीडियोस लाता रहूं, ठीक है। दोस्तों इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश का, ठीक है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, ठीक है। तो नोट मेकिंग में हम लोग जो है किसी भी तरीका का डेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, ठीक है। तो समरी राइटिंग का पार्ट कौन सा नहीं होता है, समरी राइटिंग का पार्ट जो होता है यूजिंग योर ऑन वर्ड्स जो है होता है, वो इसका समरी राइटिंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, क्या पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट लेटर्स टू एडिटर, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी एडिटर को लेटर लिखते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा उसका जो लेटर का डेट लिखने का जो तरीका है उसे जो किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन डी पे जैसा दिया गया है उस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। 23rd, ठीक है। उसके बाद महीना को जो है
नंबर वाइज नहीं, नाम के हिसाब से लिख के उसके बाद वहां पे ईयर लिखा जाता है। तो इस तरीका से ही कभी भी लेटर में एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो इसी फॉर्मेट पे लिखा जाता है, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो जब हम लेटर लिखते हैं एडिटर को, ठीक है, तो उसमें कौन सा जो है यहाँ का ऑप्शंस में से कंपोनेंट नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का आपका टाइटल, ठीक है। जब भी लेटर एडिटर को लिखते हैं किसी एडिटर को, तो वहां पे किसी भी तरीका का कोई टाइटल नहीं दिया जाता है, ठीक है। बाकी सभी काम किया जाता है, ठीक, जितने भी ऑप्शंस में से है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर स्कूल का नोटिस होता है तो वो स्कूल बोर्ड में निकलता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई भी घोषणा किया जाता है, किसी भी तरीका का पब्लिक को जब कोई नोटिस देना रहता है, तो उसका सबसे आसान माध्यम होता है पेपर, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए जो जैक के द्वारा जो आपका नोटिस निकाला गया एग्जाम का फॉर्म फिलअप भरने का, तो वो क्या आपको स्कूल में जाके पता चला या फिर कॉलेज में जाके पता चला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जो है सबसे पहला जो पता चला है आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है। उसके बाद दोस्तों कई एडवर्टाइजमेंट निकलता है, जितने भी है किसी भी तरीका का कोई भी नोटिस निकलता है, वो सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई नोटिस निकलता है तो याद रखिएगा उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा न्यूज़पेपर, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो है गवर्नमेंट का बात किया, किसी स्कूल कॉलेज का बात नहीं किया। गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई भी नोटिस निकाला जाता है, वो सबसे पहले नोटिस कहां पे निकाला जाता है, पब्लिक नोटिस जो निकाला जाता है वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा गया है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा दोस्तों, बिलो द हेडिंग, क्या होगा, बिलो द हेडिंग, ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अच्छा एक दिया गया है रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड प्रश्न, आपको देख सकते हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड, ठीक है। एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है जिसमें आप जो अपने दोस्त के साथ पुस्तक मेला गए हुए थे। यू आर गीता एंड अविनाश, अगर आप लड़का है तो अविनाश है और लड़की लिख रहे हैं तो गीता लिखिएगा। रिफरिंग टू द अबव लाइंस आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए उसका आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या पूछा गया, व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो उसको लेकर एक टाइटल देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया है क्या कि करेक्ट टाइटल क्या होगा, इसके लिए जो है एक अच्छा टाइटल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो अच्छा टाइटल क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग इजी से बोल सकते हैं। किस पर बात किया गया, बुक फेयर को लेकर, पुस्तक मेला को लेकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द बुक फेयर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे, स्टूडेंट हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट, ठीक है। तो आपको इंटरनेट का इंपॉर्टेंस जो है, अभी इंफॉर्मेशन जो है आपका टेक्नोलॉजी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है उस पर बात किया गया है, ठीक है, करंट टाइम के लिए। और उसके आधार पर क्या पूछा गया, सपोज यू हैव राइट एन आर्टिकल, अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं इस एबव लाइन के आधार पे, तो जो आपको पूछा गया है उसके आधार पे आपका एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए आर्टिकल का। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे इसके आधार पे जो है सबसे बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है आर्टिकल के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। तो दोस्तों लास्ट लेसन चैप्टर से बहुत सारा एमसीक्यू करा के रखा हुआ, आप लोग जाके इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट बना हुआ वहां पे जाके आप देख सकते हैं और आप आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी में से जितने भी क्वेश्चंस जितने भी पैसेज में दिए गए आप सभी का वही सब क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, तो आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑथर लेखक पूछा गया तो अल्फोंस डाउडेट होगा, अल्फोंस डाउडेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया, व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन लास्ट लेसन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो है एम हेमल जो थे उन्होंने क्या कहा था लास्ट लेसन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया था कि वो जो फ्रेंच है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है। ये तीनों ही जो है एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, ठीक है, साहेब और उसका परिवार कहां से आया था। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों कहां से आए थे दोस्तों, ढाका। ढाका कहां है दोस्तों, बांग्लादेश में, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा गया, व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किससे कंपेयर किया गया था, बर्ड से, ठीक है, बिकॉज याद रखिएगा, बिकॉज साहेब एंड हिज फ्रेंड्स अपियरिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, एंड दे डिसअपियर
बाय नून, ठीक है, जस्ट लाइक बर्ड्स, ठीक। जिस तरह से पक्षी जो होते हैं वो सुबह को आते हैं और शाम को चले जाते हैं वापस, ठीक है, अपना काम करके, उसी तरह से जो है इन लोगों का भी काम क्या था कि सुबह को वो आते थे और शाम को वो चले जाते थे, जिस तरह से पक्षियां करते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जो है उनका दोस्तों को जो है किससे कंपेयर किया गया था, बर्ड्स से, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फीडबैक जरूर दीजिएगा, बहुत कम फीडबैक आता है आप सभी का कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूं और आप सभी कुछ अपना आउटपुट अगर दे देते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है कि मैं आगे और बेहतर करूं आप सभी के लिए। तो जरूर नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या पूछा गया दोस्तों, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, कौन सा सिटी जो है ग्लास बैंगल के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिरोजाबाद। याद रखिएगा दोस्तों, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए जो है फिरोजाबाद फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। हर एक दूसरा परिवार जो है आपका चूड़ियों के जो है बनाने के लिए वो काम पे लगे रहते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास बॉलिंग इंडस्ट्री, याद रखना है इसको, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, व्हाट डज मुकेश वांट्स टू बिकम, ठीक है। तो मुकेश क्या बनना चाहता था, मुकेश क्या बनना चाहता था दोस्तों, मोटर मैकेनिक, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, ठीक है। मुकेश जो बिलोंग करता था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मुकेश किस तरह के परिवार से बिलोंग करता था। तो मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, ठीक है। तो चूड़ी बनाने वाले परिवार से जो है बिलोंग करता था। बट ही डज नॉट लाइक बैंगल मेकिंग, लेकिन उसे जो है चूड़ी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता था दोस्तों, वो बनना चाहता था एक अच्छा मोटर मैकेनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 27 पे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा गया, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ठीक है। तो कितने उम्र का था जब उसके पिताजी जो है उसे बीच पर ले गए कैलिफोर्निया के, ठीक है। तो वो कितने साल का था, 3 और 4, ठीक है। तो आपका बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। 3 और 4 साल का उम्र का था वो, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या पूछा गया, दोज 9 फीट फॉर डगलस वेयर मोर लाइक, ठीक है। तो उसके लिए जो 9 फीट उसके लिए किसके बराबर था ये पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम एज का था, बहुत ज्यादा छोटा था, तो उसके लिए जो वो था 9 फीट उसके लिए किसके बराबर था, 90 फीट के बराबर था, ऐसा उसे फील होता था, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे एक आपको शॉर्ट पैसेज टाइप का दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 29 to 31। इसके आधार पे आपको क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक आंसर देना है, ठीक है। क्या बोला गया, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया, इससे रिलेटेड पूछा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, ठीक है। जो कविता है उसका जो है लेखक कौन है, ठीक है। कविता के लिखने वाले जो कवि है उनका नाम क्या है। तो इसका नाम आप सभी जानते होंगे, पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट होगा, पब्लो नेरुदा, ठीक है। दोस्तों ये जो पोएम है आपका लिया गया कहां से, याद रखिएगा कीपिंग क्वाइट से। अगर आप लोग कीपिंग क्वाइट जो है पोएम नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा मॉडल पेपर में उससे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आपको एक एक लाइन उसका नॉलेज होना जरूरी है, तब आप समझ पाओगे कि ये पोएम किस चैप्टर से, किस टॉपिक से पूछा गया और इसका पोएट का नाम क्या है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज ही कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है, समय कम बचा है। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या पूछा गया दोस्तों, 30 नंबर पे पूछा गया व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट द फिशरमैन टू डू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, नॉट टू हार्म द व्हेल्स। वो नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार का हानि पहुंचे व्हेल्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा गया द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लुक एट हिज, यहाँ पे होगा हर्ट हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर पे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 32 का आपका सी, ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ठीक है। 33 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं द पेपर सेविंग बॉय विथ रेड्स आई मैन, ठीक है। ये जो है आपका पूछा गया है, ये कहां से आपका लिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो आंसर होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा 33 का आपका ऑप्शन बी, ठीक है, द हंग्री थीन हंग्री एंड वीक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या पूछा गया, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 का आपका करेक्ट आंसर होगा आपका पेरेंट्स होम, ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या पूछा गया, हु इज द टाइगर किंग, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा आप सभी को मालूम होना चाहिए, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा गया, इन विच
हावर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, ठीक है। तो किस समय वो पैदा हुए थे, जो राजकुमार थे द टाइगर किंग, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा इन द आवर ऑफ बुल, ठीक है, इन द आवर ऑफ बुल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड दिशानी दोषी क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, हु वाज डॉक्टर सेडो। तो डॉक्टर सेडो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सेडो एक जापानीज डॉक्टर थे, जापानीज डॉक्टर करेक्ट हो जाएगा। और आज के इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वेयर डिड डॉक्टर सेडो मीट हाना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका वो कहां पे मिले थे, हाना से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इन अमेरिका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज सेट 2 कंप्लीट कर लिया। सेट 1, सेट 2 और सेट 4 जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपको किसी सेट में प्रॉब्लम हो, तो अगर आप चाहते कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके बताइए। मैं जल्द से जल्द आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देर होती है लेकिन आप सभी के लिए जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो उसमें जो है आपको वेट करना पड़ेगा और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करके उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है इंग्लिश कोर का जो है आपका इंग्लिश कोर का सेट 2 जो है कंप्लीट कर लिया। और अभी जो है आप सभी का मन में डाउट अब नहीं रहना चाहिए कि इंग्लिश कोर का है या इलेक्टिव का। क्वेश्चंस देखकर समझ चुके होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपका इंग्लिश कोर से रिलेटेड है। और अभी तक हम लोगों ने जो है सेट 1, सेट 2 और सेट 4 कंप्लीट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी रिमेनिंग पार्ट्स पर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इंग्लिश कोर का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग वहां से काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नया आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।